अगर आप आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे लीक करवा दिया। सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम थी। मुझे लगता है आपने बेटा लीक कर दिया था कि क्या कर दिया था। तो पेपर ही आप कर दिया था एग्जाम के पहले तो मतलब मानना पड़ेगा था। 90% क्वेश्चन आपके कैसे सेम में मजा आ गया सर, सारे सेम क्वेश्चन थे। मतलब स्कोरिंग मेरी स्कोरिंग ना था शब्दों की वजह है जो आपने पढ़ाया सर की शराब के बिना कुछ नहीं था। ये जो सारे बच्चे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पेपर सेम टू सेम वही आ गया जो हमने पढ़ाया था, वैल्यूज भी सेम टू सेम आ गई। ये पिछले 2 से 3 साल से हम लोग करते आए हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हम यही करने वाले हैं। अगर आप आईएससी क्लास 12 में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने की वजह से आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे ध्यान अभी तक नहीं दे पाए और आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हमारा परसेंटेज बूस्टर कोर्स आज लॉन्च हो चुका है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं CISC काउंसिल के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, बुक्स आपके घर पे डिलीवर कराई जा रही हैं, DPPs मिल रही हैं और इसी के साथ साथ हमारे वर्ल्ड फेमस गेस्ट पेपर्स भी मिल रहे हैं जिससे अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी मिल जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा बैच है इसको पढ़ाया जा रहा है बाय इंडियाज मोस्ट लव्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ISC फैकल्टी जिसमें आपको 90% कैसे लाना है इसके बारे में गारंटीड गाइडेंस दी जाएगी। तो अगर आपने इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया, इसका पार्ट बन गए, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स के 90% लाने की। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें या जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे कॉल करें। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग the CFQs, competency focused questions or competency based questions for mathematics ISC class 12th. Now these questions have been given by the CISC council and as per the latest trend, as per the latest paper pattern, these questions are very important because ISC ने एक notification निकाला था and in that notification they have clearly mentioned that this year around 25% of the questions that will be asked from these competency based questions. So 25% of the paper will be asked from these types of questions और क्योंकि ये CISC काउंसिल ने ही questions दिए हैं so there is a very high probability कि ऐसे ही questions आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। बाकी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं जिनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सेम टू सेम क्वेश्चंस आने की, सेम कॉन्सेप्ट्स के बोर्ड पेपर में आने की, तो उसके लिए हमारे गेस्ट पेपर्स हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, बायोलॉजी, सारे ही सब्जेक्ट्स के हम लोग गेस्ट पेपर्स दे रहे हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। तो सबसे पहला 27th क्वेश्चन। नाउ आपको हो सकता लगे कि यार सर 27th क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चंस का क्या हुआ। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपने YouTube लाइव के सेशन में करा चुका हूं और ये जो अगर आपने पहले CFQ वाला सेशन लाइव में अटेंड नहीं किया है तो ये ऊपर कहीं पे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इससे पहले वाले वीडियो पे भी आ जाएंगे। तो जो इससे पहले के क्वेश्चंस हैं वो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। Now let's talk about 27th question. What is the question? So the question says let fx be a function such that f dash x is equals to gx, f double dash x is equals to minus of fx and hx is equals to fx का square plus gx का square. Consider the following statement. Now these are statements, two statements. h dash 2024 is equals to 0 के बराबर आ रहा है। सो h dash का डेरिवेटिव एट 2024 ये 0 के बराबर आ रहा है। कह रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि नहीं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। अब देखिए f dash x gx के बराबर आ रहा है, राइट। तो अगर f dash x gx के बराबर आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है, और जब आप इस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स जिसको डिफरेंशिएट किया।
अब अगर आपने डिफरेंशिएशन की बढ़िया प्रैक्टिस की है और अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व किया है तो वहां पे इस तरीके की एक चीज हमने देखी थी कि अगर हमारा फंक्शन मान लेते हैं sin x के बराबर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश x तो ये आ जाएगा cos x के बराबर, और इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करें f डबल डैश x तो ये आ जाता है माइनस ऑफ sin x के बराबर, मतलब माइनस ऑफ fx के बराबर। याद आया वो चीज? यस अगर sin x को डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस fx के बराबर आ जाता है। अब अगर ये पर्टिकुलर केस आप यहां पे एमसीक्यू में रखते हैं तो तुरंत के तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एमसीक्यू को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं और वो सारे ही तरीके सही भी हो सकते हैं। द ओनली थिंग दैट डिपेंड्स ओवर हियर इज व्हाट क्लिक्स इन योर माइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो व्हेन एवर यू विल बी टेकिंग अप योर बोर्ड एग्जामिनेशन तो उस समय आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, अगर क्लिक किया तो हो गया, नहीं क्लिक किया तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, राइट? तो हमने इस तरीके से अगर देखा तो हमको ये चीज समझ में आई कि हां ये चीज यहां पे फॉलो अप हो रही है। अब देखते हैं क्या सो कह रहा है h डैश 2024 जीरो के बराबर है। h डैश किसके बराबर है? h x किसके बराबर है? सो h x बराबर है एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, इसके बराबर है। इसको अगर डिफरेंशिएट करें, अगर हम यहां से h डैश x निकालें तो चेन रूल लगेगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, राइट? अच्छा अब यहां पे अगर हम वैल्यूज रख दें जो हमने फंक्शन लिए हैं उस राइट तो f डैश एक्स किसके बराबर है? cos x, और ये किसके बराबर है? gx, तो इसको हमने gx के बराबर मान लिया। किसके बराबर है? f डैश एक्स बराबर है cos x के, वेरी गुड, प्लस 2 टाइम्स ऑफ gx। अब gx किसके बराबर है? सो gx बराबर है cos x के, तो gx की जगह रखा cos x। अब g डैश x का मतलब क्या है? जब आप gx को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको g डैश x मिलेगा। जब आप gx को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको g डैश x जो मिलेगा वो किसके बराबर मिल जाएगा? cos x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ sin x के बराबर। सो g डैश x आ गया किसके बराबर? माइनस ऑफ sin x। अब ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, सो माइनस 2 sin x cos x माइनस 2 sin x cos x कैंसिल होके क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा जीरो के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे कह रहा है कि h डैश 2024 इज इक्वल्स टू जीरो, तो g डैश डेफिनेटली जीरो के बराबर ही आ रहा है। सॉरी h डैश जीरो के बराबर ही आ रहा है। आप कुछ भी रखो x की जगह 2024 2025 कुछ भी रख लो, वो जीरो के बराबर ही आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है h of 2 is equals to h of half। अब hx किसके बराबर था? hx बराबर था fx का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर। अब हमने fx और gx जो यहां पे एज्यूम किया है, सपोज किया है, उसके हिसाब से सारी चीजें फिट बैठ रही हैं। अब यहां पे देखिए fx किसके बराबर है? sin x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, राइट? तो अगर यहां पे अपन वैल्यूज रखें तो वैल्यूज रखने पे हमको क्या मिल रहा है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये है hx के बराबर, राइट? अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमेशा 1 के बराबर होता है। आप x की जगह 2 रखिए, हाफ रखिए, 30 रखिए, 40 रखिए, x की जगह आप एंगल में कुछ भी चेंज कीजिए, आंसर हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। सो डेफिनेटली h ऑफ 2 विल बी इक्वल टू h ऑफ हाफ। इसका मतलब है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b वी डिफाइन a इज रिलेटेड टू b इफ sec square a minus tan square b is equals to 1 then r is transitive। तो a b से रिलेटेड है कब? जब ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फंक्शन फॉलो हो रहा है कि sec square a minus tan square b is equals to 1. So if a is related to b, then we can say that sec square a minus tan square b is equals to 1. अब जब भी कह रहा है ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, ट्रू या फॉल्स बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? अब ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या होती थी? सो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन ये होती थी कि अगर ए बी सी
तीन नंबर्स हैं जो किसी एक सेट में आ रहे हैं या रिलेशन में आ रहे हैं, तो ट्रांजिटिव तब होता है व्हेन A इज रिलेटेड टू B एंड इफ B इज रिलेटेड टू C। और यहां से अगर हम ये डिराइव कर लें या ये पता कर लें कि A C से रिलेटिव है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा फंक्शन ट्रांजिटिव है, राइट। अब यहां पे कह रहा है R इज ट्रांजिटिव, चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए A B C, A इज रिलेटेड टू B तो ऐसा होगा, अगर B रिलेटेड टू C है तो कैसा होगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर B माइनस tan स्क्वायर C एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ये भी हो जाएगा। अब हमको यहां से ये चेक करना है क्या A रिलेटेड टू C है या नहीं है। अब A रिलेटेड टू C का मतलब यहां पे क्या है, अगर हमारे पास ये आ जाए कि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 1, इफ दिस स्टैंड्स ट्रू देन डेफिनेटली दिस इज ट्रांजिटिव। अगर ऐसा नहीं आता है तो ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। अच्छा, अब इसके लिए हम यहां से क्या करें, देखिए हमको चाहिए sec स्क्वायर A ये वाला टर्म और tan स्क्वायर C ये वाला टर्म। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों को आपस में ऐड करें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, तो यहां से आ जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B प्लस sec स्क्वायर B माइनस tan स्क्वायर C, दिस इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 के बराबर आ गया। अब हमको चाहिए क्या रिलेशन करने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर C। तो ये sec स्क्वायर A को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस tan स्क्वायर C इसके साथ साथ कर लिया। यहां से क्या बचा, यहां से बचा sec स्क्वायर B माइनस tan स्क्वायर B इज इक्वल्स टू 2। अब आइडेंटिटीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है क्लास 10 में सेक स्क्वायर की, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सर 1 के। बहुत बढ़िया। सो सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। इस 1 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 के ही बराबर होता है। सो डेफिनेटली ये रिलेशन अपने आप ट्रू आ गया। मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू C। तो ये कैसा हो गया रिलेशन, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, राइट। तो दैट मींस पहली स्टेटमेंट जो है वो कैसी है, पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रिलेशन R ऑन द सेट 2 3 4 डिफाइंड बाय R 2 2 इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, ठीक है। सो कह रहा है R इज इक्वल टू 2 2 इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक नहीं है भाई, 2 2 ऐसे लिखो या A B लिखो, मतलब 2 पहले 2 बाद में, या 2 बाद में 2 पहले, बात तो वही है, 2 2 तो होगा ही होगा। 2 2 कैसा होगा, ये सिमेट्रिक होगा। सो यहां पे लिखा है इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो नॉट सिमेट्रिक लिखा है ना, ये गलत लिखा है, इट इज नॉट सिमेट्रिक नहीं, ये सिमेट्रिक है। 2 2 तो भाई सिमेट्रिक हो गई, चाहे 2 2 लिखो चाहे 2 2 लिखो, बात तो एक ही है, वो तो सिमेट्रिक है ही, ठीक है। सो दैट मींस इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। सो अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्लियर है, इज दिस क्लियर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ फंक्शन टू बी रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर -2 इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव चेक करना, मतलब 1 1 एंड ऑन टू इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो चेक कर लेते हैं क्या ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा है इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। सो यहां पे फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर -2। अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये बेसिकली हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। तो जो हमारा फंक्शन है ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये सेम क्वेश्चन मैंने रिलेशन फंक्शन के 1 शॉट वीडियोस में भी कराया है, अपने परसेंटेज बूस्टर के
कोर्स में भी कराया है। अब आप कहेंगे कि सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे जो हेटर्स है, हेटर्स विल से सर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं सर बोर्ड में, आप बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं। ऐसा नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन हो गया, अब ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, यही सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। कहेंगे नहीं, आपने एक्स स्क्वायर कराया था, क्वेश्चन में 1/(x⁻²) दिया। तो भाई ये तो छोटा सा बच्चा भी पहचान जाएगा, 8th क्लास का बच्चा जिसको एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं कि दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, और ये क्वेश्चन तो मैंने कराया है। तो हेंस जो मैंने कराया है वो देखो यहां पे भी आ रहा है, राइट। सो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये 1 और ऑन टू है? तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 के लिए हम चेक करते हैं, लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो यहां से आ जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। x1 और x2 किस पे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर पे। इनपुट भी रियल है, आउटपुट भी रियल है, राइट। तो अगर ये रियल हैं तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, राइट। तो यहां से क्या आ गया, x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। अब क्या x1 कभी भी माइनस x2 के बराबर हो सकता है? क्या एक पॉजिटिव नंबर कभी रियल नंबर के बराबर हो सकता है? द आंसर इज नो। सो दिस इज फॉल्स। सो दैट मीन्स इट इज नॉट 1 ये 1 तो भाई कतई नहीं है। सो क्या कह रहा है, इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ये 1 नहीं है। हाँ तो भाई ये सही कह रहा है, ये 1 नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं 1 नहीं है, राइट। सो सर्जेक्टिव के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट से पता चल गया कि इंजेक्टिव नहीं है, राइट। तो हमने यहां पे इसको बोला कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, ये 1 नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, फॉर द फंक्शन टू बी फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, z टू z, fx इज इक्वल्स टू, अब यहां पे इंटीजर टू इंटीजर में क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2, fx इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 9, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 9 अपॉन 1/3। सो 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो गया x क्यूब। fx इज इक्वल्स टू x क्यूब, ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है मैंने, एक ही क्वेश्चन में देखो सब बताया है, is neither injective nor surjective. So for integer to integer odd function x cube कैसा होता है, 1 भी होता है और on to भी होता है, is neither 1 nor on to। मैं आपको करके दिखा देता हूं, 1 के लिए फिर से वही कर लेते हैं, let fx1 is equals to fx2। so यहां से आ जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब। अब अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी माइनस में, और 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ये सारे नंबर्स। तो यहां से x1 क्यूब अगर x2 क्यूब के बराबर है, सो डेफिनेटली x1 x2 के बराबर होगा, देयरफॉर दिस इज डेफिनेटली इंजेक्टिव या डेफिनेटली 1 ये 1 है, ठीक है। कह रहा है इज नीदर 1 नॉर सर्जेक्टिव, मतलब गलत कह रहा है, सो दिस इज फॉल्स। सो पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स, पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स, अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब भाई 27 28 29 का गलती से तीनों का ऑप्शन सी आ गया है, पर घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सबका ऑप्शन सी होगा। यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स एंड देन यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है इन द थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स AIJ, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब 3x3 की एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स I और J के कॉलम में कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि जहां जहां रो कॉलम के बराबर है वहां वहां एलिमेंट आ रहा है 1, जहां पे भी रो कॉलम के बराबर नहीं है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 के बराबर और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, सब 0 हैं। तो इसको अगर आपको मैं लिख के बताऊं तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये किस तरीके से बनेगी, सो ये मैट्रिक्स बनेगी कुछ इस तरीके से। सो बेसिकली ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में, अ मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, गो बाय द डेफिनेशन। सो एज पर द डेफिनेशन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के नीचे आने वाले सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, सबके सब 0 होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल के नीचे आने वाले सारे एलिमेंट 0, राइट। तो यहां से
इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो डेफिनेटली ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नाउ इफ यू विल चेक द आंसर which CISC काउंसिल हैज रिलीज्ड, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है ना CISC काउंसिल ने, मैं बताता हूं इसका क्या आंसर दिया है, लेकिन वो आंसर गलत दिया है। सो यस, जो CISC काउंसिल ने आपको शीट दी है, CFQ के क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी गड़बड़ हैं, गलत हैं, पर टेंशन की क्या बात है जब यश महेश्वरी का साथ है, राइट। सो ये जो आंसर है इसका, ये जो भी दिया है उन्होंने वो गलत दिया है। इन्होंने क्या दिया है भाई आंसर? इन्होंने दिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ है भाई? क्वेश्चन नंबर 30, फिलहाल जो भी क्वेश्चन दिया है इन्होंने, जो भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 वाला पेज शायद मेरा ये यहाँ से फट गया है, कोई बात नहीं। जो भी आंसर दिया है वो गलत दिया है। आई थिंक इन्होंने या तो डी वाला दिया है या सेकंड वाला दिया, कुछ भी दिया है, जो भी दिया है गलत आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है ओनली सेकंड, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आंसर सही है और यही सही है, 100% गारंटीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है y is equals to x to the power 5 plus x to the power cube. x belongs to real number is a function. Reena, Abhay, Abha and Saurabh have given their opinions about the functions in the following statements. Reena says that y is an increasing function for all values of x. अब इसको समझने के लिए ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है अपने परसेंटेज बूस्टर वाले कोर्स में, जब मैंने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया था। अभियान वाले कोर्स में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी ऑड फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, जब भी ऑड फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, तो अगर ऑड फंक्शन है वो ऑड फंक्शन हमेशा कैसा होगा? ऑड फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। सो x to the power 5 इज एन ऑड फंक्शन, x to the power 3 इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। दोनों अगर ऑड फंक्शंस हैं तो इन दोनों फंक्शंस का जो सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, सम करेंगे, सॉरी नॉट प्रोडक्ट, सम करेंगे जब इनका, तो वो भी जो फाइनल आउटपुट आएगा वो भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। द आंसर इज यस, ट्रू, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आभा क्या कहनी? आभा सेज दैट y इज एन ऑड फंक्शन। लो भाई पहले ही बता दिया, ये दोनों फंक्शन कैसे हैं? ये भी ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होता क्या था, याद है ना आपको? ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें f ऑफ माइनस एक्स रखने पे माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं जब f ऑफ माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं इवन फंक्शंस, राइट। तो क्या ये दोनों फंक्शन x टू द पावर 5 में अगर आप माइनस एक्स रख दोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 5, x टू द पावर 3 में माइनस रख दोगे तो माइनस एक्स टू द पावर 3, टोटल में से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो गया। इट इज एन ऑड फंक्शन, बिल्कुल सही कह रही हैं आभा जी भी। थर्ड, सौरभ क्या कह रहे हैं? सौरभ सेज दैट y इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ये भी मैंने समझाया है कि जब भी ऑड फंक्शन होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा अबाउट द ओरिजिन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑड फंक्शन का एक ग्राफ बना के दिखाऊं, सो ऑड फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। अब ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन के अलोंग, ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिकल होता है। जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, दे आर ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। तो वो सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। रिलेटेड टू द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू? रीना सौरभ आर करेक्ट बट आभा इज रॉन्ग। नहीं, रीना आभा आर करेक्ट, रीना आभा एंड सौरभ आर करेक्ट। तीनों के तीनों करेक्ट है भाई, तीनों सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। तीनों सच बोल रहे हैं, सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एफ एक्स फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0।
जीरो पे अगर बात करें तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही आ रही है। अब LHL RHL की बात करो, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, सो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x 0 से बड़ा भी हो सकता है, x 0 से छोटा भी हो सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फंक्शन यही रहेगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसमें लिमिट रख के देख लेते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अगर हम रखें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब 1/x में आप x की जगह कुछ भी रखो, उससे मतलब नहीं है। साइन की वैल्यू रेंज जो होती है वो कहां से कहां तक होती है? -1 से +1, ठीक है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर जो आगे आ रहा है इसकी जगह अगर हम 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 0 के बराबर ही आएगा। सो डेफिनेटली इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है, ठीक। बट एफ डैश एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, इस कॉन्टिन्यूअस, ये बात तो सही है। अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालें, एफ डैश एक्स निकालें, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा? सो इसको सॉल्व करें अगर यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये एक्स स्क्वायर अलग है, साइन 1/x अलग है, तो साइन स्क्वायर को रोका, कॉस साइन 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस 1/x, प्लस साइन 1/x को रोका और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। तो हमने यहां पे क्या लगाया? हमने यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाया टू फाइंड एफ डैश एक्स। इसको थोड़ा सा अगर यहां पे एफ डैश एक्स को अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस 1/x। अच्छा, एक चीज और, 1/x का भी तो डेरिवेटिव करोगे क्योंकि चेन रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर को रोका, साइन 1/x का डेरिवेटिव हो गया कॉस 1/x। फिर 1/x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहां से -1 एक्स स्क्वायर प्लस साइन 1/x को जब हमने रोका था तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के बराबर आ गया था, राइट। अब देखिए यहां पे ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अगर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखें यहां पे तो हमारा फंक्शन क्या आ रहा है? हमारा फंक्शन एक्चुअली में आ रहा है यहां से माइनस ऑफ कॉस 1/x प्लस 2x साइन 1/x, ठीक है। अब यहां पे अगर हम x की जगह 0 रखें, क्योंकि कहां पे चेक करना है? चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहां पे x इज इक्वल्स टू 0 रखें तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम cos की वैल्यू यहां पे डिफाइंड नहीं है, 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर डिफाइंड ही नहीं है सो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। सो यहां पे कह रहा है इज कॉन्टिन्यूअस बट एफ डैश एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हाँ, ये नॉट डिफाइंड है, अगर डिफाइंड नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, राइट। तो दैट मींस ये जो पहली स्टेटमेंट दी है यहां पे ये बिल्कुल सही दी है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या ऐसा हमेशा होता है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी अ कॉन्टिन्यूअस। तो जो उसका डेरिवेटिव है वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो। हाँ भाई, ये चीज तो हमको यहीं दिख गई, ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस था पर इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, both first and second are correct and second is the correct explanation of first, या फिर both first and second are correct and second is not the correct explanation of first. तो the derivative of a continuous functions need not be continuous, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। So both first and second are correct and second is the correct explanation of the first statement. So option A यहां से जो आएगा that is the correct option, this is the correct answer. क्लियर है? देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही सही दोनों स्टेटमेंट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहली वाली ही स्टेटमेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 33 में, ओ माय गॉड, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम है। अगर आपने मेरा इंटीग्रेशन का वन शॉट वीडियो लगाया होगा तो ये आपको डेफिनेटली आ जाएगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सो ये क्वेश्चन कह रहा है
फॉर -2 से 2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स dx इज इक्वल्स टू ये 8/3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है -a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो मैंने पढ़ाई है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर -a से a एफ एक्स डी एक्स है तो इसके दो आंसर्स आएंगे। क्या? इसका पहला आएगा ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है, एंड 0 अगर एफ एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है। राइट, सो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल ट्रू है। अब पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट में इसको इंटीग्रल 8/3 के बराबर आना चाहिए। अब यहां पे देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट दी है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए दी है। क्यों दी है मैं बताता हूं। अब ये जो फंक्शन दिया है हमको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स, इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हमारा फंक्शन कैसा है। सो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स। अब हम चेक कैसे करते हैं कि कोई फंक्शन इवन है या ऑड है। एक्स की जगह माइनस एक्स रख के, अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ऑड फंक्शन, एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इवन फंक्शन रख देते हैं यहां पे। सो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निकालें से आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस 1। अब हमने यहां पे क्या किया, यहां पे हमने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, तो 2 की पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये जो एलसीएम है ये ऊपर चला जाएगा। सो 2 की पावर एक्स एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। क्या ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स के बराबर आ रहा है? नहीं। क्या ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ रहा है? नहीं। मतलब ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? नाइदर इवन नॉर ऑड। अब ये ना ही इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, मतलब ये इस प्रॉपर्टी से तो अब हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सो अगर इस प्रॉपर्टी से -a से a वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं कर सकते तो बचा क्या? बचा ये कि हम किंग प्रॉपर्टी के पास चले जाएं। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती थी? किंग प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स दिया है, सो दिस कैन बी रिटन एज a से b एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में काम आती है, इसीलिए इसको किंग प्रॉपर्टी कहते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ये लग जाती है। अब इस क्वेश्चन को अगर इस किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या आता है। सो ये हो गया -2 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स। ठीक, सो इसको हमने यहां पे प्रॉपर्टी लगाई, ये हो गया -2 से 2, तो जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस एक्स, यानी -2 ये हो जाएगा -2 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा x की जगह। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 से 2, ऊपर क्या आया? माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 - 2 कैंसिल हो गया। माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाता है? माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर, यहां बचेगा माइनस एक्स। अब इसको अगर हम ले लें आई के बराबर, ठीक है, इस पूरी चीज को हमने ले लिया किसके बराबर? आई के बराबर। तो ये भी यहां पे आई आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करके ये वही 2 की पावर माइनस एक्स जो यहां पे किया था वही सेम चीज आ रही है। तो ये क्या आ रहा था? ये आ रहा था इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 की पावर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स, यही तो आ रहा था। राइट, सो ये भी हमारा एक फंक्शन हो गया। अब इसको हम मान ले लेट्स से सेकंड, और जो हमारा क्वेश्चन था इनिशियली आई जिसको लिया था इसको मान ले फर्स्ट। इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। अगर इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i -2 से 2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 की पावर एक्स, नीचे एलसीएम दोनों में सेम है, कॉमन एलसीएम आ गया। सो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ऊपर अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस 2 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स dx। 1 प्लस 2 की पावर एक्स से 1 प्लस 2 की पावर एक्स कैंसिल आउट हो गया। सो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ एक्स स्क्वायर dx, और इंटीग्रेशन हमारे पास कहां से है? -2 से 2 के। मैं यहां नीचे करके दिखाता हूं आपको। ठीक, सो ये हो गया
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 से 2, अपर लिमिट रखेंगे 2 का क्यूब 8 बाय 3 माइनस ऑफ माइनस 8 बाय 3, ये किसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं 2i के बराबर, क्योंकि LHS में 2i चल रहा था। सो ये हो गया ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8 16 अपॉन 3, i की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 2 से 16 कैंसिल हो गया, सो ये आ गई 8 बाय 3 के बराबर। सो दैट मीन्स ये जो हमारा आंसर दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट 1 दिया है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डेफिनेटली बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये जो इंटीग्रेशन था, ये बेहतरीन इंटीग्रेशन है। अब हो सकता है CFQ में CISC काउंसिल ने इस तरीके का क्वेश्चन दिया, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली 2 नंबर का एक क्वेश्चन दे दे कि इंटीग्रल ऑफ -2 से 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x की वैल्यू बताओ, और 4 ऑप्शन दे दे 8/3, 16/3, 9/3, ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी दे सकते हैं। अब आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रट के जाओगे तो फायदा नहीं होगा। मैथ इज नेवर अबाउट रट्टाफिकेशन, मैथ इज ऑलवेज अबाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एंड दिस इज हाउ यू शुड स्टडी मैथमेटिक्स। यही मैं हमेशा बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, और आप भी जितने हमारे यूट्यूब वाले हमारी फैमिली है, आपको भी यही फॉलो करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फॉर एनी गिवन इवेंट ए एंड नल इवेंट आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, 2 इवेंट को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं जब पहले के होने से दूसरे पे फर्क ना पड़े, दूसरे के होने से पहले पे फर्क ना पड़े, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे तुम मान लो तुम्हारे पास 2 दोस्त हैं, 2 बहुत बढ़िया दोस्त हैं, एक का नाम है अमन, और एक का नाम है आकाश। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन बढ़िया दोस्त हैं, ठीक है। अब अमन बहुत अमीर हो जाएगा तो क्या इससे आकाश गरीब हो जाएगा, नहीं। आकाश बहुत अमीर हो जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आकाश बहुत अमीर हो जाए तो क्या उससे अमन गरीब हो जाएगा, नहीं। ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। अमन अमीर हो गया तो उससे आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आकाश अमीर हो गया तो उससे अमन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। सो इवेंट ए एंड नल इवेंट मतलब कुछ नहीं इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। तो कुछ नहीं तो वैसे भी अलग है, इवेंट ए और कुछ नहीं, क्या ये इंडिपेंडेंट है, हाँ भाई बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कुछ नहीं का असर किसी और पे पड़ेगा नहीं, और इवेंट ए का कुछ नहीं पे असर पड़ेगा नहीं। दूसरा कह रहा है इवेंट ए एंड श्योर इवेंट एस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 कि भाई होगा ही होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सन ईस्ट से निकलेगा, तो भाई ये तो श्योर इवेंट है, होगा ही होगा। सन हमेशा ईस्ट से निकलता है, वेस्ट से निकल ही नहीं सकता। तो श्योर इवेंट का असर किसी और पे होगा नहीं, किसी और इवेंट का असर श्योर पे होगा नहीं। सो ए और श्योर इवेंट भी कैसे होते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, श्योर इवेंट और नल इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू वुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। पर अगर यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू 80-90 पूरे 100 यादा पादा करो बैठ के, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर रिग्रेशन, सेक्शन सी का क्वेश्चन है। सो दोज हु आर अटेम्प्टिंग सेक्शन सी have to watch this. If you are not attempting section C, आगे बढ़ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है does not, which of the following does not hold true related to regression analysis। मतलब कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं, वो हमारा आंसर है, ठीक। कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। So mod of R is the geometric mean of byx and bxy. So mod of R क्या geometric mean होता है between byx and bxy? So geometric mean नहीं होता है, the answer is false. bxy, byx and R all are of the same sign, definitely true है। Two regression lines do not intersect at x bar y bar, गलत। दो अगर लाइंस है रिग्रेशन लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी दोनों के
मीडियम पे, मतलब मीन पे, एक्स बार वाई बार पे ही इंटरसेक्ट करती हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। स्टेटमेंट फोर्थ क्या कह रहा है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई -1 से 1 के बीच में रहता है। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई किसके बराबर होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू आर, और ये -1 से 1 के बीच में नहीं रहता है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो कह रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू, कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है भाई, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। सो ये वाली भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या हो गया भाई, हाँ, तो ये वाली भी स्टेटमेंट जो है ज्योमेट्रिक मीन होता है, आर मॉड जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये वाली जो स्टेटमेंट है आर ऑल ऑफ सेम साइन, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, फॉल्स है। सो स्टेटमेंट 3 एंड 4, 3 एंड 4 ओनली, सो दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स विच आर फॉल्स। ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। मॉड ऑफ आर जो होता है विच इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ही होता है, ठीक है, राइट। सो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये दोनों फॉल्स हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो देखो कभी भी गलती भी होती है ना, तो ऑप्शन से बहुत बार आपकी गलती कवर अप हो जाती है। यू गेट टू नो कि हाँ ये गलती हुई है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब हमने जो गलती की है दोबारा से दिमाग लगाना है, ठीक है। दोबारा दिमाग लगाया, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बच्चों को रिलेशन फंक्शन में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजन का, द रिलेशन एफ फ्रॉम एम एन पी क्यू। सो ये फंक्शन दिया है, रिलेशन दिया है एम एन पी क्यू। एरो डायग्राम बना लो, मजेदार अपने आप पता चल जाता है क्या सही क्या गलत। 11 12 13 14, ठीक है। डिफाइंड बाय एम जो है वो 11 पे आ रहा है, एन जो है वो 12 पे आ रहा है, पी जो है वो 13 पे आ रहा है, ठीक है। इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एन एक्स, फॉर हर आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए। ये बेचारा ऐसा आउटपुट है 14 जिसका कोई इनपुट ही नहीं है। तो क्या ये बाइजेक्टिव है? नहीं, ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिलेशन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। फॉल्स, क्यों? क्योंकि 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजन में क्या दे रहा है, रीजन में दे रहा है फंक्शन एम एन पी, फंक्शन दिया है एम एन पी, और यहां पे आउटपुट दे रहा है 11 12 13 14, वही 11 12 13 14, ठीक है। कैसे दे रहा है, एम 11 एन 12 पी 13, ठीक है, इज 1 1। क्या ये रिलेशन 1 1 है? तो हाँ भाई ये वही वाला सेम रिलेशन है, ये 1 1 तो है, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट, रीजन इज ट्रू, this is false, this is true, reason is true, reason is true, but assertion is false. Option D is the right answer. पहला वाला चीज assertion false है, दूसरा वाला reason absolutely true है, तो ये true आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर करना इसको, और नीचे कमेंट करके बताना कि किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में अभी भी आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है और आपको अभी भी उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। या आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा और आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। इट कैन बी थ्रू ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट कैन बी ऑफ रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, जो भी कमेंट करके बताओगे। जिस चैप्टर के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोग के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमको एक मैट्रिक्स दी है विच इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स के जो d1 d2 d3 आ रहा है, तो 1/d1 1/d2 1/d3, यही मतलब है इसका बेसिकली, ओके। If A is a diagonal matrix, then A inverse exists. It is also a diagonal matrix. बिल्कुल सही बात है। A inverse कब exist करता है? जब हमारी मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर हो, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो डायगोनल मैट्रिक्स में कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट है ये किसके बराबर आ जाएगा, d1 इंटू d2 इंटू d3। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हुई हैं, वही सेम प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो ए इनवर्स क्या 1/d 1/d2 1/d3 के बराबर आता है? बिल्कुल आता है। एक एग्जांपल लेके आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। सो एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, अच्छी सी प्यारी सी आसान सी नन्नी सी मुन्नी सी, ये रही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक।
इसका अगर हमको ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स किसके बराबर आता है, एट जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर आ जाएगा, सो डिटर्मिनेंट ए बराबर आ जाएगा इनका प्रोडक्ट 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। ठीक, सो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/6। यहां पे अब देखो पहले वाले का हमको क्या लेना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब पहला एलिमेंट वो पहला ही रहेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तो पहले एलिमेंट का ही, तो पहले एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालें तो ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो, 3 2 6, 6 माइनस 0 ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। बाकी ये दोनों जीरो आ जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, और बस ये आ गया। अब सेकंड वाले का निकालिए, 2 वाले का, ये A22। सो A22 का निकालने के लिए ये जिस रो जिस कॉलम में है, ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटाया, बची हुई 3 इंटू 1 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के बराबर। देन लास्ट फोर्थ वाले का अगर निकालेंगे तो ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटाया, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। अब 1/6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 का मतलब हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 3/6 यानी 1/2, और ये हो गया 1/3। तो देखिए जो हमने मैट्रिक्स ली थी वो क्या ली थी, 1 2 3, और जो इसका इनवर्स आया वो आ गया 1 1/2 1/3, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द सेम एलिमेंट्स। दैट मींस दिस इज डेफिनेटली ट्रू। ये क्या है, ये डेफिनेटली ट्रू है। So assertion is true. If A is a diagonal matrix, then A inverse exists. Yes, this is also true. It is also a diagonal matrix. Yes, this is also true. So A is a diagonal matrix, then A inverse exist करेगा. It is also a diagonal matrix. ये भी diagonal matrix है। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा था, असर्शन में क्या कह रहा था, d1 d2 अगर ये है तो ए इनवर्स इसके बराबर आएगा। सो ये ट्रू है, लेकिन ये सही रीजन नहीं है, रीजन सही नहीं है। ठीक है, सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है लेकिन दोनों ट्रू हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 38। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अटको ना, क्या करो, एज्यूम कर लो भाई, एक एग्जांपल ले लो, 1 2 3 लेके सॉल्व कर लो, छोटे से छोटी मैट्रिक्स लेके सॉल्व कर लो, तुरंत समझ में आ जाएगा सही है कि नहीं है। सो दिस इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड, अगर कभी नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है, अगर E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं भाई, सो हमको पता है दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड E इज एन इवेंट सच दैट PE इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमने एक इवेंट ले लिया लेट्स से E1 और एक इवेंट ले लिया लेट्स से E2, और ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं है। यहां पे कह रहा है कि एक और इवेंट है E विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो लेट्स से ये हो गया हमारा PE, ये जो पूरा का पूरा इवेंट है जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ये PE के बराबर मान लिया, अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता तो कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ में हमने पूरा ही मान लिया। अब देखिए असर्शन में क्या कह रहा है, असर्शन में कह रहा है PE1 यूनियन E2 अपॉन E इज इक्वल्स टू PE1 by E प्लस PE2 by E। अब ये जो यहां पे कह रहा है ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां से देखें तो LHS में दिया है PE1 यूनियन E2 अपॉन E। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है कि PA by B इज इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। यही तो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PE1 यूनियन E2 का इंटरसेक्शन E के साथ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये मतलब हुआ राइट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। E1 यूनियन E2 का इंटरसेक्शन किसके साथ, E के साथ। अब देखिए E1 E2 का अगर अपन यूनियन करें और इसका इंटरसेक्शन करें E के साथ तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन पार्ट। यूनियन मतलब ये वाला पार्ट, E1 वाला पूरा पार्ट, E2 वाला पूरा पार्ट, इसका कॉमन पार्ट विद PE। तो अगर कॉमन पार्ट विद PE निकालें तो PE तो पूरा हो गया, इसका कॉमन पार्ट क्या आएगा, वही PE1 यूनियन E2। सो इसको हम लिख सकते हैं PE1 यूनियन E2 टोटल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। राइट, अब E1 यूनियन E2 के लिए हम क्या लगा सकते हैं, एडिशन थ्योरम। सो एडिशन थ्योरम क्या कहता है, एडिशन थ्योरम कहता है PE1 यूनियन E2 विल बी इक्वल टू PE1 प्लस PE2 प्लस माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 टोटल अपॉन P ऑफ E। सही बात है, एडिशन थ्योरम लगाया हमने यहां पे
P1 यूनियन E2 इज P1 प्लस P2 माइनस P1 इंटरसेक्शन E2। ठीक, अब P1 इंटरसेक्शन E2 ये तो पूरा फाई है, जीरो है, ये तो हट गया। बचा क्या? बचा यहां से Pe1 प्लस Pe2 अपॉन Pe। ठीक है, अब Pe1 प्लस Pe2 अपॉन Pe को अगर हम अलग अलग करके लिख लें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Pe1 अपॉन Pe प्लस Pe2 अपॉन Pe। तो यहां पे देखिए वही तो आ रहा है, Pe1 बाई ई प्लस Pe2 बाई ई। अगर Pe1 बाई ई भी हम देखें सो Pe1 बाई ई ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E। अब E1 का इंटरसेक्शन E के साथ निकालें, E1 और E में क्या कॉमन है? E1 ही कॉमन है, सो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? Pe1 अपॉन P ऑफ E। सो इसको हम यही लिख सकते हैं Pe1 बाई E, जो यहां से आ गया Pe1 बाई Pe। सो Pe1 बाई E क्या है एक्चुअली में? ये यही है Pe1 बाई Pe। और Pe2 बाई E भी एक्चुअली में क्या है? Pe2 बाय E। तो ये भी वही है, तो ये दोनों चीजें ट्रू है। सो असर्शन तो ट्रू है, डेफिनेटली हमारा ट्रू है, असर्शन हो गया ट्रू। रीजन क्या कह रहा है? फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स E1 एंड E2, E1 इंटरसेक्शन E2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन ये सही नहीं है कि ये इसके बराबर है, क्योंकि इसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये रीजन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अच्छा सॉरी, लेकिन हाँ E1 इंटरसेक्शन E2 अगर 0 के बराबर आया तभी तो ये असर्शन ट्रू हुआ। अगर ये 0 के बराबर ना होता तो हमारा काम खराब हो गया होता। सो ये ऑप्शन बी सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन 0 के बराबर आता है और उसी वजह से ये पर्टिकुलर रिलेशन यहां से निकल के आया। तो ये सही रीजन है असर्शन का। दिस इज ऑप्शन ए 38 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। 39 वेक्टर्स। सो दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर द पीपल हु हैव डन सेक्शन बी और हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेक्शन बी। क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है ये इस तरीके से एक रेगुलर हेक्सागन दिया है जिसकी साइड्स दी हुई हैं। पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट आर एस प्लस एस टी। सो आर एस ये हो गया, आर एस ये हो गया, एस टी ये हो गया। तो इन दोनों का जो सम है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इन दोनों का जो सम है वो आर टी के बराबर हो गया। ठीक है, अब पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, इस वाले वेक्टर के साथ, इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होता है? जब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो? वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी हो। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होता है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर तब होता है जब वो दोनों वेक्टर्स कैसे हो? आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। तो यहां पे कह रहा है पी क्यू विच इज नॉट पैरेलल टू आर टी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेटली ये सही कह रहा है, दिस इज ट्रू। दूसरे में क्या कह रहा है? पी क्यू क्रॉस आर एस, पी क्यू क्रॉस आर एस। अच्छा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। पी क्यू क्रॉस एस टी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू हो गया, रीजन क्या हो गया? फॉल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अ कंपनी यूजेस अ डिमांड फंक्शन, सेक्शन बी के लिए, सेक्शन सी वाले बच्चों के लिए है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कंपनी यूजेस अ डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन दिया है p इज इक्वल्स टू a ऑफ x plus b minus c, where a b c belongs to real number and x is number of units, the marginal revenue decreases with increase of x। marginal revenue निकालना है। marginal revenue निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? revenue function। revenue function निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? revenue function is equals to price per units into the number of units। यानी ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है p टाइम्स x। p की वैल्यू क्या दी है? p की वैल्यू दी है a, इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ax अपॉन x प्लस बी माइनस सी एक्स।
अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? सो रेवेन्यू फंक्शन निकाला, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या मिल जाएगा? सो यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ए एक्स का डेरिवेटिव ए माइनस ए एक्स को रोका, एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस सी। सो ये हो गया यहाँ से ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से आ गया ए बी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, असर्शन में, दैट द मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एक्स। जैसे जैसे एक्स को बढ़ाते जाएंगे मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम मार्जिनल रेवेन्यू का डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, उसी से पता चलेगा कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ गया माइनस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस सी का डेरिवेटिव 0। ठीक, ए बी कॉन्स्टेंट है, इसको रोक लेंगे, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा -2 आगे आ जाएगा, पावर -3 हो जाएगी, घुमा फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, सो अब देखिए यहां से मार्जिनल रेवेन्यू को जब हमने डिफरेंशिएट किया, मतलब जब हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है। अब ए और बी क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यहां पे दिया हुआ है। ए बी कैसे हैं? बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। अब हमको यहां गिवन नहीं है कि ए कैसा है, रियल है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर ए के बारे में हमको नहीं पता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो जो ये माइनस का साइन बाहर आ रहा है, इससे हम कुछ कह नहीं सकते। ये फंक्शन डिक्रीज भी कर सकता है, ये फंक्शन इंक्रीज भी कर सकता है, तो इससे हम कुछ कह नहीं सकते। सो द मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एक्स, दिस इज फॉल्स, हम यहां पे कुछ कह नहीं सकते, दिस इज नॉट डेफिनेटिव। रीजन में दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एम आर इज लेस देन 0 व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन 0। अब अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो पॉजिटिव नंबर हो गए और माइनस का साइन बाहर आ रहा है। ठीक है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हो गए, सो ट्वाइस ऑफ ए बी, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, ये भी पूरा पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव का साइन है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, यानी लेस देन 0 हो गया। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एम आर इज लेस देन 0 वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन ए से भी बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट है, सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट लिखी है, ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू, लेकिन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। क्लियर है भाई? यस, यहां तक क्लियर हो गया सबको? सो आई होप सबको यहां तक क्लियर हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्व दिया है, अब इस तरीके का फंक्शन क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन फंक्शन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कह रहा है द कर्व इन द ग्राफ बिलो इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं? 1-1 फंक्शन के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन फंक्शन को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन 1-1 है, वरना 1-1 नहीं है। दिस इज हाउ यू चेक ग्राफिकली कि फंक्शन 1-1 है या नहीं है। अब देखो ये यहां पे भी कट कर रहा है, 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 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो 1-1 तो नहीं है, घंटा नहीं है। ठीक है, तो असर्शन क्या कह रहा है? इज अ 1-1 इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। हाँ भाई ट्रू, 1-1 फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, डेफिनेटली सही कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है? इफ एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस डज नॉट कट द कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट देन द कर्व रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। सो इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, डज नॉट कट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट देन द कर्व रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। नाउ दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, लेकिन रीजन ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 1-1 का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर यहां दिया होता इफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस डज नॉट कट द कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट देन द कर्व इज अ रिप्रेजेंट्स अ 1-1 फंक्शन, तो वो रीजन भी ट्रू था, असर्शन भी ट्रू था, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन था असर्शन का, पर ऐसा नहीं दिया है। दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, सो इसलिए इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा। इनको सही से सॉल्व करने के बाद भी 1-2 बार चेक जरूर कीजिएगा,
तभी आपका आंसर सही आएगा। हो सकता है जल्दीबाजी में आप गलत आंसर मार्क करके आ जाएं, घर आके जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा तब आप रोएंगे कि सर ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना है, समझना है, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कह रहा है। असर्शन कह रहा है लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 7, 3, 2, 5, 1, 6, ठीक है, हैज अ लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, 3, 2, 5 और 1 करेंगे तो 6 होगा। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 7 सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अच्छा ठीक है, राइट। सो जो एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव यहां पे दिया हुआ है, ठीक, विच इज x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर 7x माइनस 2 हैज अ लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू -1। अब ये मिनिमम है कि नहीं है तो कैसे चेक करते हैं, जो भी हमको फंक्शन दिया होगा, अब ये फंक्शन तो नहीं था, फंक्शन हमारा कुछ और था, लेकिन जब हमने डेरिवेटिव निकाला, यानी ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्चुअली में दिस इज एफ डैश एक्स, ठीक। और कैसे हम निकालते हैं मिनिमा या मैक्सिमा, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलता है या टर्निंग पॉइंट मिलता है, फिर डबल डैश एक्स निकालते हैं, अगर पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू रखने पे तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, ठीक है। सो लोकल मिनिमम कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अगर इसको यहाँ पे 0 के बराबर रखें, अगर हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखें तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 के बराबर तो x की वैल्यू 2, ये 0 के बराबर तो x की वैल्यू -1, ये 0 के बराबर तो x की वैल्यू 2/7 के, तो x की 3 वैल्यूज आ रही हैं जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब हम इसके बाद डायरेक्ट f डबल डैश x निकालते हैं, और f डबल डैश x कहां पे निकालेंगे, -1 पे निकालते हैं। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, ठीक है। f डबल डैश x, इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करें इस पूरे फंक्शन को, तो यहां पे देखो 3 फंक्शंस दिए हैं, 3 फंक्शंस के केस में भी प्रोडक्ट रूल लगता है। कैसे लगता है, 3 में से 2 को रोको, 1 को ठोको, फिर 2 को रोको, फिर 1 को ठोको, फिर 2 को रोको, फिर 1 को ठोको। तो पहले 2 को रोका, दैट इज x माइनस 2 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर को रोका, इसको ठोका, तो इसको ठोकने पे आ जाएगा 7 प्लस, अब पहले 2 को रोका था, अब नेक्स्ट 2 को रोको, तो नेक्स्ट 2 हो गए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7x माइनस 2 को रोका, x माइनस 2 का क्यूब, इसको ठोका, तो जब इसको अगर ठोकेंगे यहां से, तो इसको ठोकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 2 को रोका था, अब पहले और आखिरी को रोको और बीच वाले को ठोको, तो x माइनस 2 का होल क्यूब को रोका, 7x माइनस 2 को रोका, बीच वाले को ठोका, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। तो ये आ गया हमारा f डबल डैश x। हमको कहां पे चेक करना है मिनिमा, हमको चेक करना है -1 पे। सो f डबल डैश ऑफ -1 अगर यहां से निकालेंगे तो इस पे -1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, इस पे -1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, इस पे -1 रखेंगे, ये भी 0 हो गया, सब का सब 0 हो गया। अब f डबल डैश x भी अगर 0 के बराबर है, सो दिस इज नॉट मिनिमा, दिस इज नॉट मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, मिनिमम नहीं आ रहा है, मतलब जो पहली स्टेटमेंट दी है दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है लेट f हैव फर्स्ट डेरिवेटिव एट c सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू 0। सो f डैश c अगर 0 के बराबर है, मतलब c कैसा हो गया, c जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, जहां पे हमको जिसके दाएं बाएं जाने पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। अब कह रहा है f डैश c इज ग्रेटर दैन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू c माइनस लैम्डा कॉमा c। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि लेट से, दूसरा कलर कर ले, उन्हें दिखेगा नहीं। सो लेट से हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, लेट से दिस इज पॉइंट c, ठीक है। अब पॉइंट c पे क्या कह रहा है, लेट f हैज फर्स्ट डेरिवेटिव एट c सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू 0। यहां पे डेरिवेटिव 0 के बराबर आ रहा है, f डैश c इज ग्रेटर दैन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू c माइनस लैम्डा। c से थोड़ा सा लेफ्ट साइड अगर बढ़े तो वहां पे जो डेरिवेटिव आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो c के लेफ्ट साइड पे अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब c के लेफ्ट साइड पे जो हमारा कर्व बन रहा है, c के लेफ्ट साइड पे जो हमारा कर्व बन रहा है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, मतलब c के लेफ्ट साइड पे कुछ इस तरीके का कर्व है, ठीक। और f डैश c इज लेस देन 0, ये 0 की तरफ है जब c प्लस लैम्डा है, मतलब हम जब x की तरफ राइट साइड बढ़ रहे हैं, c में कुछ ऐड कर रहे हैं, छोटी सी वैल्यू डेल्टा, तो हमारा
एफ डैश सी जो है वो 0 से कम आ रहा है, तो इसके थोड़ा सा अगर लेफ्ट जाए और यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, ये 0 की तरफ, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सो दैट मीन स्लोप नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो यहां पे ये जो पॉइंट बन रहा है, क्या बन रहा है, देन सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या सी यहां पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा? अब देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनता। नेगेटिव लेफ्ट से राइट जाने पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट जाने पे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। पर अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव मतलब ऊपर, राइट साइड पे नीचे, तो ये बनता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन रहा है, ना कि पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो सेकंड स्टेटमेंट भी कैसी है, सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो यहां पे इस तरीके का कोई आंसर ही नहीं है, दैट असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ऑल्सो फॉल्स। असर्शन ट्रू, रीजन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे एक ई ऑप्शन होना चाहिए था, बोथ ए एंड आर फॉल्स। अगेन इसका जो आंसर दिया है CISC काउंसिल ने गलत दिया है। द करेक्ट आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों के दोनों ही फॉल्स है। अगर यहां पे मैक्सिमा होता तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है। सो इसका आंसर अगेन गलत दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, देन dy बाई dx इसके बराबर है। तो साइन रूट x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x को लिख सकते हैं x टू दी पावर 3/2। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये है पावर 1, ये है पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 करोगे तो 3/2 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू वो लगाएंगे चेन रूल, x टू दी पावर 3/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। सो 1/2 का मतलब हो गया रूट एक्स, ये आएगा। अब यहां पे देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 3/2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। क्या ये सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है। सो ये जो डेरिवेटिव दिया है ये सही है, दिस इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। सेकंड रीजन, d by dx of sin inverse x is equals to 1 upon under root 1 minus x square for mod x less than equal to 1। अब ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है? तो ये तो हमको पता है कि सर कि ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लिखा है, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर क्या mod x लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है? ये चीज चेक करनी है। तो अगर हम इसका डोमेन निकालें तो डोमेन के लिए ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में दिया है, तो क्या कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या अंडर रूट में कोई चीज नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाता है। तो हमको वेरिएबल को पॉजिटिव बनाना था तो हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। अब इस -1 को उधर ले जाओ, सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव वैल्यू। सो पॉजिटिव मॉड एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1। सो मॉड एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। यहां पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। अब ये इक्वल टू का साइन लगा है तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सो कह रहा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज अगेन द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। पकना नहीं है, बोर नहीं होना है, 1 घंटे के ऊपर हो गया है, नो, बट क्वेश्चंस अच्छे हैं और ये आपको एक एक करके प्रैक्टिस करने हैं। मेरे साथ साथ करते जाओ या एक बार देखो, पहले सॉल्व करो, पहले खुद इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। पहले सारे सॉल्व कर लो, जहां जहां अटको वहां वहां वीडियो देख लो, सारा सोल्यूशन आ जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है सब करने में। क्वेश्चन नंबर 44, असर्शन ए। बाकी आपको केमिस्ट्री का भी अगर ये वाला चाहिए ना, CFQ फॉर केमिस्ट्री, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, केमिस्ट्री का भी बनवाएंगे। कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिटरमाइन नहीं की जा सकती? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये है ए dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस b। अब देखो यहां पे क्या किया?
शाणापना कर दिया। क्या शाणापना कर दिया? dx बाई dy दे दिया। अब ये dx बाई dy का बेसिकली मतलब यही होगा कि b अपॉन dy बाई dx दिया होगा, जो dx बाई dy बन गया होगा। अब अगर हमको यहां से ऑर्डर और डिग्री निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कैसे निकालेंगे? इस dy बाई dx कभी भी डेरिवेटिव नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा a टाइम्स dy बाई dx का होल क्यूब प्लस b इज इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ dy बाई dx। अब यहां से अगर हम ऑर्डर निकालें तो 1 आ गया, डिग्री निकालें तो 3 आ गया। ऑर्डर 1 डिग्री 3 कह रहा है यहाँ पे द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भक्त गलत बता रहे हो यार, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमने निकाल ली, डिग्री 3 के बराबर आ रही है, ठीक। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, रीजन क्या कह रहा है? इफ ईच टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल, देन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेटली यही डेफिनेशन ही होती है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये तो ट्रू है। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी वाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? शोन बिलो द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x -3, ठीक है। कह रहा है असर्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। अब भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो यहां से जा रहा ऊपर, फिर यहां से जा रहा नीचे, ये है क्रिटिकल पॉइंट, तो मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे आएगी। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू y की वैल्यू यहां पे क्या मिलेगी? y की वैल्यू यहां पे मिल रही है 0 के बराबर। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, दिस इज ट्रू। थर्ड, रीजन क्या कह रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी की तरफ, नहीं इंफिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, मिनिमम वैल्यू तो अप्रोच कर रहा है माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो दिस इज फॉल्स, नॉट इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी, अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 45, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है ये एमसीक्यू वाले नहीं है, तो एमसीक्यू वाले असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस मैंने सारे करा दिए। इसके बाद के क्वेश्चंस भी अगर आप चाहते हो कि यस सर सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसके बाद वाले भी 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। 200 कमेंट जैसे ही होंगे मैं तुरंत उसका वीडियो बना दूंगा। 200 कमेंट नहीं होंगे, आई विल नॉट मेक अ वीडियो फॉर दिस, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि शायद आपको ये चाहिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे सॉल्व हैं, आप सॉल्यूशन देख के सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, गेस्ट पेपर्स लगाओ, पढ़ाई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी मेहनत करो। आखिरी का 1 महीना बचा है, इसमें अगर पढ़ाई कर डाली तो इसके बाद लाइफ झिंगा लाला, ठीक। तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, जय हिंद।